हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं नर्सिंग टिप्स पे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यहां पे चल रहा है सेकेंड ईयर सुबह का। दोस्तों बहुत ही शानदार 2-3 प्रश्न डेली आता है वीडियो में। तो साथियों, जो लोग अगर हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि आपको तो ऐसा दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन या दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन कोई दोस्तों आपको जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाता नहीं है। बस जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको बता दिया जाता है, और दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें जो कि काफ़ी प्रचलित है वो तो यूट्यूब पर है ही। लेकिन दोस्तों जो सिलेबस के अनुसार जो हमको क्वेश्चन पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका दोस्तों आपको कोई नहीं कराता है। मैं भी देखता हूं साथियों। तो मैं दोस्तों ओनली वन यही चैनल है जहां पे दोस्तों आपको जीएनएम सेकेंड फर्स्ट सभी सिलेबस के अनुसार दोस्तों कराया जाता है। तो आप लोग जरूर जुड़िए, देखिए, और साथियों दोस्तों को साथ में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग दोस्तों जॉब करके नर्सिंग कर रहे हैं, या दोस्तों जो घर है और क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, या दोस्तों जो कॉलेज में भी हो, उनको भी ये चीज़ें लगे। क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों हम मीनिंग शॉर्ट में देते हैं, वही मीनिंग दोस्तों मीनिंग वही होता है, लेकिन कॉलेज में दोस्तों लिखाते होंगे एक एक पेज में। तो ये चीज़ को आप लोग समझिए, और चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज हम क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं साइकेट्री, हेल्थ नर्सिंग और दोस्तों मेडिकल सर्जिकल पार्ट 2 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो आप देखें बच्चा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से तीनों सब्जेक्ट से हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये जो पहला प्रश्न है, देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न ही है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है कहता है, और देखिए सबसे पहले यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हो रहा है। तो दोस्तों 8वां प्रश्न क्या है, आहार नाली की अविवर्ता या दोस्तों इसोफेजियल इट्रेसिया क्या है। दोस्तों आहार नाल के अविवर्ता या दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं इसोफेजियल एस्ट्रेसिया। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मतलब दोस्तों ओसिफेजियल एस्ट्रिया होता क्या है, एट्रेसिया, एट्रेसिया बोलते हैं। तो दोस्तों आहार नाल की अविवर्ता, आहार नाल की अविवर्ता या इसको हम लोग कहते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि आहार नाल की अविवर्ता या इसोफेजियल ट्रेसिया, दोनों में से कोई भी नाम दे देगा या दोनों नाम दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका कारण, चिकित्सीय लक्षण, उपचार और प्री एवं पोस्ट नर्सिंग संबंध को प्रबंध को समझाइए। तो ये चीज़ें हैं, हमको सब चीज़ देखना है। मतलब ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद नर्सिंग प्रबंध को दिखाना है, लक्षण कारण सब दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखिए लेते हैं पहले कि आहार नाल की अविवर्ता है क्या, और आहार नाल की जो अविवर्ता है वो यहाँ पे कैसे काम में करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों चित्र भी बना है, देख सकते हैं यहाँ पे। आहार नाल की जो अविवर्ता है मतलब ओसोफोजियल एट्रेसिया है, यह एक जन्मजात विकृति है। मतलब दोस्तों यह जो प्रॉब्लम है आहार नाल की अविवर्ता, यह जन्मजात विकृति है। मतलब जन्म के समय से ही ये बच्चे में प्रॉब्लम होता है, जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण जो ग्रासनली, ग्रसनी एवं अमाशय के बीच की निरंतरता नहीं होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि भ्रूणीय विकास के मतलब होता है कि साथियों भले सब चीज़ तो रहता है छोटा छोटा ही, भ्रूण में जब बच्चा पलता है, जब गर्भ में, तो उस समय तो बच्चा बिल्कुल छोटा ही रहता है, लेकिन दोस्तों उसका सब चीज़ का विकास हो गया रहता है। शरीर में जो जैसे सही से काम करना है, जितना भी अंग है, सभी का विकास भ्रूण के दौरान ही होता है। भले वो बाहर आने के बाद जब बच्चा इशू होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंग का विकास होते जाता है, बड़ा होते जाता है। लेकिन जो दोस्तों उसके अंग में सभी चीज़ का दोस्तों परिपूर्ण होना ये भ्रूण के दौरान ही दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर किसी में मान गए दोस्तों 2 हाथ के बजाय एक ही हाथ है, तो ये चीज़ का विकास भ्रूण में ही हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि बाहर आने के बाद 2 में से एक ही हाथ रहता है, ऐसा नहीं होता है। तो ही कहता है कि यह एक जन्मजात विकृति है। मतलब यह जन्म के समय से ही यह विकृति देखा जाता है, उसमें कमी देखा जाता है। साथ ही जिसमें होता क्या है कि जो भ्रूण है, भ्रूण के विकास के दौरान, मतलब जो गर्भ में पल रहे बच्चा है, उसके जो विकास होता है, अंगों का निर्माण होता है, उसमें दोस्तों उसी के दौरान इसमें अपूर्णता, मतलब भ्रूणीय विकास के दौरान दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाता है, अपूर्णता होता है, जिसके कारण जो ग्रासनली है, जिसको दोस्तों हम आहार नाल बोलते हैं, जिसको ग्रसनली भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो ग्रसनली है, ग्रसनी है, तो दोस्तों एवं जो अमाशय के बीच का जो निरंतरता है वो नहीं हो पाता है। मतलब दोस्तों जो चीज़ हम आहार लेते हैं वो पहले क्या है, मुख में जाता है, मुख से वो क्या होता है, ग्रसनी मतलब जो हमारा आहार नाल है उसमें दोस्तों जो ग्रसनी है उससे होते हुए पेट में जाता है। तो वही कहता है कि जिसमें जो है यह क्या है, यह एक जन्मजात विकृति है, और ये होता है कि यह क्या है, ये जो है भ्रूण के दौरान, मतलब भ्रूण के दौरान जो है परिपूर्ण नहीं, मतलब अपूर्णता के कारण जो ग्रासनी है, जो हमारा आहार नाल है, उसके और अमाशय के बीच निरंतरता, मतलब जो रेगुलेटी है, वो नहीं हो पाता है। ग्रसनली के एक पिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकती है, जिसे श्वास नली दोस्तों क्या है, नासिक, नासुर या नालव्रम कहते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है
कि ये तो जो अमाशय है या जो हमारा ग्रसनी है या ग्रसनली है, इसमें दोस्तों तो अपूर्णता हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें उसमें आहार वाले में अपूर्णता हो जाएगा, मतलब पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जो दोस्तों ग्रासनली का पिस्टूला है, एक पिस्टूला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो ग्रासनली के जो पिस्टूला होता है, उस पिस्टूला में दोस्तों जो श्वास नली है उससे संबंध उसका हो सकता है, जिसे श्वास नली या नासिका या नासुर नालवरण और कहते हैं। दोस्तों जो हमारा जो श्वास नली है, ग्रास नली है, उस ग्रास नली में दोस्तों एक पिस्टूला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकता है, मतलब श्वास नली से वो सही हो सकता है, लेकिन आहार नाल से वो क्या होगा, आहार नाल से संबंधित नहीं होगा। तो दोस्तों यही कहता है वो नालवरम कहते हैं, मतलब जो दोस्तों एक पिस्टूला होता है जिससे दोस्तों जिसका संबंध जो है श्वास नली से संबंध हो सकता है, लेकिन आहार नाल से अपूर्ण होगा, आहार नाल से संबंध नहीं होगा। तो वही क्या होता है दोस्तों, आहार नाल की अबीरता। मतलब दोस्तों सीधा समझ गया क्या कि यह एक जन्मजात विकृति है, मतलब बच्चा जन्म लिया और उसी समय से ये प्रॉब्लम उसमें दिखा जाता है, तो वही होता है जन्मजात विकृति, जिसमें होता यह है कि भ्रूण जो है गर्भ में जो दोस्तों बच्चे पल रहा था उसमें दोस्तों परिपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। और जो दोस्तों हमारा आहार नाल है, जो हमारा ग्रसनी है साथियों, या ग्रसनी या ग्रासनाली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको और अमाशय के जो बीच है उसमें दोस्तों निरंतरता नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारा दोस्तों ग्रासनली है, ग्रसनाली में दोस्तों जो पिस्टूला होता है, तो एक पिस्टूला होता है जो श्वास से होता है और एक पिस्टूला होता है जो दोस्तों भोजन से रिलेटेड होता है। तो यही कहता है कि ग्रासनाली जो है, ग्रासनाली का एक पिस्टूला जो है श्वास से संबंध हो सकता है, लेकिन जो आहार नाल है उससे नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वही है जो श्वास से तो संबंध होगा लेकिन आहार नाल से संबंध नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे साथियों देखते हैं कारण, इसका देखते हैं कारण क्या होगा इसका। तो दोस्तों जो अनुवांशिक कारण होगा, ज़्यादातर जो दोस्तों जन्मजात विकृतियाँ होता है, ये जीनेटिक फैक्टर, जीनेटिक कारण ही इसका होता है। उसके बाद दोस्तों भ्रूणीय विकास की असफलता, जो दोस्तों हम लोग देखें ऊपर में कि भ्रूणीय असफलता, भ्रूणीय अपरिपूर्णता। उसके बाद है पर्यावरण जनित रोग कारक, दोस्तों पर्यावरण जनित कारक भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कारण, इसका कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं है क्योंकि दोस्तों जन्मजात विकृति है, तो बाहर आने के बाद ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो दोस्तों वही कहता है कि जेनेटिक कारक इसका सबसे नंबर 1 है। भ्रूणीय विकास में असफलता, मतलब गर्भ में दोस्तों पल रहे बच्चा के विकास में असफलता हो सकता है इसका कारण, और पर्यावरण जनित इसका कारक हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें कारक है। किस है, क्या चीज़ का, ओसोफेजियल ट्रेसिया। जी हाँ दोस्तों, ओसोफेजियल, यहाँ पे देखिए एट्रेसिया। तो दोस्तों ओसोफेजियल एट्रेसिया हम लोग देख रहे हैं, आहार नाल की विवरता। अब दोस्तों इसका हम लोग कारण देखते हैं, लक्षण देखते हैं। कारण हो गया, लक्षण देखते हैं, क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो दोस्तों मुंह से निरंतर झागदार लार बहना, दोस्तों मुंह से क्या होगा, निरंतर जो है वो दोस्तों झाग के रूप में लार निकलते रहेगा। भोजन के बाद उल्टी, खांसी व दम घुटना, दोस्तों भोजन करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा आहार नाल ठीक से तो दोस्तों अमाशय से कनेक्ट होगा नहीं, तो दोस्तों उस अवस्था में हमारा जो है भोजन इधर उधर ही अटकेगा। तो हो सकता है दोस्तों खाने के बाद उल्टी होगा, खांसी होगा या दम घुटने लगेगा। हो सकता है पेट में दोस्तों जाने के साथ भोजन फेफड़ा में जाएगा, क्योंकि श्वास नली ठीक रहता है लेकिन आहार नाल गड़बड़ हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब बहना, दोस्तों अत्यधिक मात्रा में जो है नाक से शराब बहेगा। जन्म के तुरंत बाद दोष्ट प्रकट हो सकता है। उदर स्फीति, दोस्तों इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देता है कि मुंह से संबंधित रोग ज़्यादातर होगा, जैसे दोस्तों लार टपकेगा झागदार। उसके बाद है भोजन के बाद उल्टी, खांसी, दम घुट सकता है। अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब बहना है और जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट होगा, मतलब जन्म के तुरंत बाद ये चीज़ें देखने को मिलता है कि बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम है, या उदर स्फीति हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो कि लक्षण दिखाई देगा। अब इसका ट्रीटमेंट दोस्तों कैसे किया जाएगा। ट्रीटमेंट जो होता है तो बालक को 30 डिग्री कोण पर ऊंचा उठाकर रखा ताकि अमाशय पदार्थ बाहर ना निकले। दोस्तों इसमें जो आहार नाला, जो दोस्तों पेट अमाशय है उसके बीच कनेक्टिविटी ठीक से नहीं होता है, तो वही कहता है कि इसका उपचार है कि बालक जो है उसको 30 डिग्री के कोण पर ऊंचा उठाकर रखना ताकि अमाशय के पदार्थ जो है बाहर ना निकले। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है संप ड्रेन द्वारा अपर दोस्तों ओसोफेजियल पाउच का सक्शन करना। दोस्तों जो ओसोफेजियल पाउच है उसका सक्शन किया जाएगा, किसके द्वारा, ये दोस्तों संप ड्रेन द्वारा किया जाएगा ओसोफेजियल पाउच का सक्शन। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है दोस्तों गैस्ट्रोस्टोमी करना ताकि अमाशय में दबाव कम हो, अतः अंत श्वसन को रोका जा सके। तदुपरांत उसका दोस्तों उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों गैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है इसी ओसोफेजियल दोस्तों एट्रेसिया में, क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों पेट है हमारा अमाशय, उस पर दबाव कम पड़ेगा अगर गैस्ट्रोस्टोमी किया जाएगा, और इसमें जो अंत श्वसन की क्रिया होगा उसको रोका जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है दोस्तों लक्षणिक उपचार, जैसे एंटीबायोटिक देना, ऑक्सीजन देना, IV फ्लूइड देना, ये सब। दोस्तों अगर हम लोग देखें हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, खांसी होगा, दम घुटेगा,
तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, IV फ्लूइड दिया जाएगा और एंटीबायोटिक दवाएं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों इसके उपचार में होता है। क्या क्या होता है कि बालक को दोस्तों 30 डिग्री के कोण पर ऊंचा उठा कर रखे ताकि पेट का जो पदार्थ है वो बाहर न निकल सके। दूसरा है संप ड्रेन के द्वारा दोस्तों जो ओजोफेजियल पाउच है उसका सक्शन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा है कि गैस्ट्रोस्टोमी किया जाएगा ताकि जो आमाशय है उस पर दबाव कम पड़ेगा और अंतः श्वसन को रोका जाएगा। चौथा है लाक्षणिक उपचार जैसे एंटीबायोटिक देना, ऑक्सीजन देना, IV फ्लूइड देना। ये सब दोस्तों क्या है, लाक्षणिक उपचार, मतलब लक्षण दिखाई देने पर एंटीबायोटिक दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, IV फ्लूइड दिया जाएगा। तो ये सब उपचार में है। अब दोस्तों नर्सिंग प्रबंध हम लोग कैसे करेंगे, मतलब जो दोस्तों है वो हम लोग को नर्सिंग प्रबंध देखना है कि सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों शल्य क्रिया से पहले, मतलब दोस्तों सर्जरी नहीं हुआ है उससे पहले कैसे नर्सिंग प्रबंध होगा। पहला है ऑपरेशन से पूर्व बालक को मुख से कुछ भी न दे। दोस्तों जब इसका ऑपरेशन होगा ऑसोफेजियल वाले पेशेंट को दोस्तों जब इसको ऑपरेशन किया जाएगा तो दोस्तों ऑपरेशन होने से पहले मुख से कुछ भी नहीं देना चाहिए। दूसरा है बालक को जैविक चिन्हों को चेक करे व किसी भी परिवर्तन पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करे। दोस्तों बालक को है जो विटल साइन होता है उसको चेक करते रहे और कुछ भी सर्जरी से पहले अगर दिखाई देता है चिन्ह तो डॉक्टर को बताएं ताकि सर्जरी को रोका जा सके। शिशु को संक्रमण से बचाएं। दोस्तों शिशु है उसको इन्फेक्टेड होने से बचाएं। चौथा है डॉक्टर को निर्देशानुसार जरूरी दवाइयाँ ऑक्सीजन प्रदान करें और दोस्तों सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें। दोस्तों जो श्वसन लेने में प्रॉब्लम होता है जिनको ये तो दोस्तों उनको क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है, मतलब चूषण किया जाता है जिससे वो रास्ते को साफ किया जा सके। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों सर्जरी प्री नर्सिंग केयर, मतलब प्री सर्जिकल नर्सिंग केयर है ये। तो हम लोग प्री नर्सिंग मतलब सर्जरी से पहले क्या देखेंगे इसी एसोफेजियल एस्टेरेसिया में कि ऑपरेशन से पूर्व बालक को मुख से कुछ न दे, बालक को बार बार जैविक चिन्ह चेंज करे, अगर कुछ परिवर्तन है तो तुरंत डॉक्टर को बताए। तीसरा है कि शिशु को संक्रमण से बचाए, डॉक्टर को निर्देशानुसार जो भी दवाइयाँ ऑक्सीजन है प्रदान करे और सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करे। तो ये चीज़ें हैं जो कि नर्सिंग में मतलब सर्जरी से पहले होगा। अब चीज़ें हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि शल्य क्रिया के बाद नर्सिंग देखभाल, मतलब जो सर्जरी हो जाएगा उसके बाद क्या देखा जाएगा, क्या किया जाएगा देखभाल नर्सिंग के द्वारा। चलिए देखते हैं। पहला है बालक को गर्म उद्भव पात्र इनक्यूबेटर में रखें। दोस्तों जो बालक है उसको गर्म पात्र में रखें, मतलब इनक्यूबेटर में रखना चाहिए। दूसरा है सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें जिससे श्वसन प्रक्रिया में निरंतर बनी रहे व श्राव की मात्रा को नोट करें। दोस्तों अगर मुँह से अत्यधिक श्राव निकल रहा है तो दोस्तों उस पर ध्यान दें और साथ ही दोस्तों जो श्वसन मार्ग है उसका दोस्तों सक्शन करते रहे ताकि जो श्वसन की क्रिया है वो दोस्तों निरंतर बनी रहे। तीसरा है वाटर सील ड्रेनर को देखभाल करें और दोस्तों चौथा है IV फ्लूइड द्वारा पोषण स्तर बनाए रखे। तो दोस्तों अगर भोजन इस स्थिति में तो लेगा नहीं तो उसका क्या किया जाएगा, IV फ्लूइड दिया जाएगा। पांचवा है साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दे। छठा है प्रत्येक आधे घंटे पर बालक के जैविक चिन्हों को चेक करें, नोट करें। प्रत्येक 4 घंटे में शिशु की स्थिति बदलते रहे। आमाशय छिद्र द्वारा शिशु को पोषण दें व इसकी आवश्यकता बनाए रखें। दोस्तों जो आमाशय छिद्र बनाया जाता है उसके द्वारा शिशु को पोषण दें व इसकी स्वच्छता को बनाए रखें। ये चीज़ हो गया। 9 है शिशु की देखभाल में माता को सम्मिलित करें। दोस्तों जो शिशु की देखभाल है उसके लिए माता को सम्मिलित करना चाहिए। 10वां है शिशु द्वारा मुख से आहार ग्रहण करने पर आमाशय छिद्र बंद कर दे। जब दोस्तों शिशु मुख से अपना जब आहार वो लेने लगे तो जो आमाशय छिद्र किया गया है उसको दोस्तों क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। 11 नंबर है किसी भी प्रकार की जटिलता दिखने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। दोस्तों इसमें होता क्या है कि पोस्ट नर्सिंग केयर में ये जो हम लोग एसोफेजियल एस्टेरेसिया देख रहे हैं इसमें दोस्तों नॉर्मल आपको मैं बता देता हूँ कि एसोफेजियल एस्टेरेसिया है क्या। तो दोस्तों यह एक क्या है, यह जन्मजात विकृति है जिसमें बच्चे के जन्म से ही समय दिखता है, जिसमें दोस्तों जो आहार नाल है उसका दोस्तों जो ग्रसनी है और जो ग्रास नली है उसका दोस्तों कनेक्टिविटी जो है वो आमाशय के साथ सही से नहीं हो पाता है, संबंध सही से नहीं हो पाता है। जिसमें होता क्या है साथियों कि उसका जो श्वास वाला जो एक ग्रसनली है वो तो दोस्तों कनेक्ट होता है, वो सही होता है, जिससे वो क्या होता है सांस ले पाता है, लेकिन वो आहार नाल वाला आमाशय से कनेक्टिविटी सही नहीं होता है। तो उस अवस्था में दोस्तों ये सारे चीज़ें कारण लक्षण दिखाई देता है जो कि हम लोग देखे हैं और इस प्रकार से हम रख सकते हैं, प्री पोस्ट में रख सकते हैं। मतलब पोस्ट में होता है कि सर्जरी के बाद इसमें क्या होगा कि जो सक्शन बार बार किया करके श्वास नली को साफ, श्वसन मार्ग को साफ रखा जाएगा। प्रत्येक दोस्तों आधे घंटे पर विटल साइन जो जैविक चिन्ह है उसको नोट करते रहेंगे। प्रत्येक 4 घंटे में इस शिशु की पोजीशन बदलते रहेंगे। आमाशय छिद्र द्वारा भोजन देंगे और अगर मुख से बच्चा लेने लगा है तो आमाशय छिद्र को बंद कर देंगे। शिशु को देखभाल में माता को सम्मिलित किया जाएगा। शिशु के मुख द्वारा दोस्तों है जो जटिलता है अगर उसको कुछ दिखाता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। तो ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पे देख लिए
अब हम चलते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या इंपॉर्टेंट है कि क्षय रोग अथवा तपेदिक अथवा टीबी क्या है। दोस्तों टीबी का ही नाम है क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, तीनों नाम है। पूछेगा कि ये होता क्या है और इसके कारण होने का कारण क्या है, इसमें होगा तो लक्षण क्या दिखाई देता है, इसका निदान डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इसका जटिलता मतलब और खतरनाक क्या हो सकता है, उपचार क्या होगा और नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि टीबी होता क्या है। तो साथियों जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी क्षय रोग, टीबी अथवा क्षय रोग या टेपेडिक, क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। दोस्तों सीधा समझिए कि क्षय रोग क्या है, एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो साथियों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि टीबी किसके द्वारा फैलता है, तो आपको वहां पे दोस्तों लिखना पड़ेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सीधा ट्यूबरक्लोसिस लिख देंगे तो ये नहीं होगा, आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिखना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस जीवाणु के द्वारा फैलता है और यह मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो साथियों जिनको टीबी होता है उनको क्या होगा, दम घुटेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तेज सांस होगा, मंद सांस होगा, और दोस्तों होगा क्या कि उनका फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा। तो दोस्तों बलगम से ब्लड आएगा। तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों होता है। तो यही क्षय रोग में होगा क्या कि यह एक संक्रामक रोग है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये टीबी हो गया। अब हम दोस्तों इसका कारण जानते हैं, इसका कारण होता क्यों है। तो साथियों ये होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण ये होता है। तो पहला तो ये है। दूसरा है पोवर्टी मतलब गरीबी हो सकता है। तीसरा है इसका कुपोषण हो सकता है। चौथा है साक्षरता की कमी होगा, लैक ऑफ एजुकेशन। पर्यावरणीय अस्वच्छता मतलब दोस्तों पर्यावरण अस्वच्छ होने के कारण हो सकता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ में जाने से हो सकता है। सातवां है परिवार में किसी को टीबी होगा तो वो हो सकता है उससे। आठवां है धूम्रपान करने से हो सकता है। नौवां है शराब पीना आदि इसका दोस्तों लक्षण कारण हो सकता है। तो कारण में क्या क्या हो दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ें है दोस्तों कि माइकोबैक्टीरियम जीवाणु इसका कारण होगा। दूसरा है पुअर्टी गरीबी इसका कारण होगा। तीसरा है कुपोषण माल न्यूट्रिशन इसका कारण होगा। चौथा है साक्षरता में कमी। पांचवा है पर्यावरण स्वच्छता अस्वच्छता। छठा है अत्यधिक भीड़ भाड़। सातवां है परिवार में किसी को टीबी होगा तो होगा। आठवां है धूम्रपान करने से होगा। नौवां है शराब पीने से भी ये चीज़ें हो सकता है। तो ये सब दोस्तों कारण होता है किसका, टीबी का या क्षय रोग का। तो ये हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं इसका दोस्तों ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ मतलब संचार, फैलने का तरीका क्या है। तो यह मुख्य रूप से बिंदु संक्रामक मतलब दोस्तों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ड्रॉपलेट, दोस्तों ड्रॉपलेट का उदाहरण बताइए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। तो आप लोग वहाँ पे क्या देंगे, टीबी दे देंगे कि टीबी एक ड्रॉपलेट मतलब एक बिंदु संक्रमण है। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से क्या होता है, बिंदु संक्रमक मतलब ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है। पॉजिटिव रोगी के खांसने, छींकने, थूकने, बोलने के द्वारा समान व्यक्ति के इनहेल करने पर वह भी संक्रमित हो जाता है। दोस्तों अगर जो पॉजिटिव है टीबी से जो ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो खांसता है, छींकता है, थूकता है या बोलता है और उससे दोस्तों जो छींटा जाता है थूक का, अगर कोई अच्छे स्वस्थ व्यक्ति में, समान व्यक्ति में अगर दोस्तों ये प्रवेश करता है, श्वास के थ्रू इनहेल हो जाता है, तो दोस्तों वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों इसका ट्रांसमिशन। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे लक्षण, सिम्टम्स क्या दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति में टीबी होता है तो क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। एक होगा कि लंबे समय से खांसी रहना। दोस्तों मैंने पहले बताया कि लक्षण दिखाई देगा कि लंबे समय से खांसी रहेगा, क्रॉनिक कफ होगा। दोस्तों दूसरा है बलगम में रक्त आएगा। दोस्तों जो बलगम में रक्त आने को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोपेटाइटिस कहते हैं। तो आपसे ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बलगम में रक्त आना को क्या कहते हैं, हेमोटाइसिस कहते हैं, हेमोटाइसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये दोस्तों लक्षण में होता है लंबे समय से खांसी रहना, बलगम में रक्त आना। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों एनीमिया मतलब रक्त में कमी, एनीमिया हो सकता है इसका लक्षण। वजन में कमी दिखाई देगा टीबी होने पर। बुखार का लक्षण हो सकता है, चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा, सांस लेने में परेशानी होगा, दोस्तों सांस तेज चलेगा, टाइकोपेनिया होगा, और दोस्तों भूख न लगेगा और रक्त की उल्टी होगा। तो दोस्तों ये सारे लक्षण हैं जो कि टीबी वाले पेशेंट को दिखाई देता है। क्या क्या, तेज बुखार आएगा दोस्तों, तेज खांसी होगा, रक्त अल्पता, एनीमिया होगा, वजन में कमी होगा, बुखार होगा, चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा, सांस लेने में परेशानी होगा, सांस तेज चलेगा, भूख नहीं लगेगा और रक्त में दोस्तों उल्टी होगा, और दोस्तों जो बलगम है उसमें भी रक्त आएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होता है टीबी के लक्षण में। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम इसका डायग्नोसिस देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है, जिसके थ्रू दोस्तों इलाज किया जाता है जिसके डायग्नोसिस के बाद। तो दोस्तों जो निदान है, डायग्नोसिस है, सबसे पहला दोस्तों किसी भी चीज़ का आपसे पूछेगा निदान, तो वहाँ पे आप एक चीज़ जरूर लिख दीजिएगा कि हिस्ट्री कलेक्शन मतलब इतिवृत्ति लेना, इतिहास लेना।
दूसरा है शारीरिक परीक्षण। दोस्तों 2 चीज़ें निदान में आप अवश्य लिखिएगा कि दोस्तों इतिवृत्ति लिया जाएगा और शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा। अगर दोस्तों लंग्स, चेस्ट, हृदय ये सबसे अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को तो दोस्तों उसमें चेस्ट एक्सरे जरूर किया जाएगा। चौथा है दोस्तों मॉन्टॉक्स या दोस्तों ट्यूबरक्यूल टेस्ट किया जाएगा, जो कि दोस्तों टीबी का टेस्ट होता है, एमटी टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कि मॉन्टॉक्स टेस्ट या दोस्तों ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों टीबी पीसीआर टेस्ट होता है और दोस्तों फिनैक टेस्ट होता है, FNACT टेस्ट होता है। तो ये चीज़ दोस्तों है जो कि आप लोग देखें इतिहास निदान में क्या क्या होगा डायग्नोसिस में कि इतिवृत्ति लेना, शारीरिक परीक्षण होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, मॉन्टॉक्स या ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होगा, टीबी पीसीआर होगा या दोस्तों फिनैक टेस्ट होगा। तो डायग्नोसिस में इतना सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मुख्य चीज़ें क्या याद रखिएगा कि मॉन्टॉक्स या ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होगा, ये चीज़ है, टीबी पीसीआर होगा और चेस्ट एक्सरे होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होगा अगर दोस्तों ज़्यादा दिन तक अगर टीबी रहता है, अगर टीबी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके जटिलता मतलब और ख़तरनाक रूप क्या हो सकता है रूप में, चलिए देखते हैं। टीबी का अन्य अंगों से फैलना। दोस्तों टीबी का अन्य अंगों में फैलना मतलब दोस्तों अगर टीबी आपके बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया है तो दोस्तों ये और जटिलता हो जाएगा और आपके अन्य अंगों में भी फैल जाएगा। श्वसन तंत्र का असफल। अगर दोस्तों टीबी आपके बहुत ज़्यादा गहन जटिल हो गया है तो आपका जो रिस्पायरेशन सिस्टम है वो दोस्तों बिल्कुल असफल हो जाएगा। तीसरा है खून में कमी हो जाएगा और चौथा है मृत्यु हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कंडीशन है जो कि जटिल अवस्था है टीबी का। कौन कौन से है कि टीबी के अन्य अंगों में फैलना, श्वसन तंत्र का असफल हो जाना और खून में कमी आ जाना और चौथा है कि मृत्यु हो जाना। तो आप सभी समझ गए इसका ये जटिलता है। अब देखिए यही दोस्तों है टीबी में होता है आपके लंग्स दोस्तों जो है वो पूर्ण तरीक़ा से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग उपचार देखते हैं। उपचार क्या होगा तो टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम ली जाने वाली दवाइयाँ निम्न है। दोस्तों जो टीबी के उपचार होगा उसमें दोस्तों दवाई के थ्रू जो उपचार किया जाएगा तो उसमें दोस्तों निम्न दवाइयाँ हैं। कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। आइसोनाइजिड दोस्तों आपको याद रखना है। आइसोनाइजिड दोस्तों वयस्क के लिए 600 mg, बच्चों के लिए 10 से 15 प्रति kg। तो दोस्तों जो वयस्क होगा उसमें दोस्तों पहला दवाई जो होगा आइसोनाइज वयस्क के लिए 600 mg और बच्चों के लिए दोस्तों 10 से 15 kg के हिसाब से। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे देखिए रिफाम्पिसिन। जी हाँ दोस्तों जो रिफाम्पिसिन है वो दोस्तों रिफाम्पिसिन जो है वयस्क के लिए 450 से 600 mg, बच्चों के लिए 10 mg से प्रति kg। तो दोस्तों ये सारी दवाइयाँ हैं टीबी के लिए। आइसोनाइज है जो कि वयस्क के लिए कितना दिया जाएगा मात्रा यहाँ पे है। रिफाम्पिसिन जो दोस्तों है बच्चों वयस्कों के लिए कितना दिया जाएगा यहाँ पे है। उसके बाद दोस्तों पैराजिमनाइड है वयस्क के लिए 1500 mg, बच्चों के लिए 30 से 35 mg प्रति kg। कौन सा पैराजिनामाइड। जी हाँ दोस्तों पैराजिनामाइड। उसके बाद दोस्तों इथाम्बुटामेल मतलब दोस्तों जो इथाम्बुटॉल है दोस्तों इथाम्बुटॉल जो है वयस्क के लिए 1200 mg और बच्चों के लिए 30 mg प्रति kg। पाँचवा है दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्ट रूप से कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वयस्कों के लिए 750 mg, बच्चों के लिए 15 mg प्रति kg। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें हैं आप लोग ध्यान में दीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा आपको बता दूँ कि आपको दोस्तों जो है वो उपचार में दोस्तों जो कुछ दवाइयाँ दिया जाएगा सर्वप्रथम वो दोस्तों है आइसोनेजाइड बच्चों के लिए इतना, वयस्क के लिए इतना। दूसरा है रिफाम्पिसिन में होगा ये कि वयस्क के लिए इतना, बच्चों के लिए इतना। पैराजिनामाइड होगा दोस्तों वयस्कों में 1500 mg, बच्चों में 30 से 35 mg प्रति kg। चौथा है इथाम्बुटॉल वयस्क के लिए 1200 mg, बच्चों के लिए 30 mg और दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन वयस्कों के लिए 7.5, बच्चों के लिए 15। तो आप लोग को दोस्तों 2-4 भी इस दवाई में से याद रखते हैं। अगर टीबी के क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों उपचार में आपको दवाइयाँ का नाम लिखना होगा। तो उसमें दोस्तों आप लोग लिख दीजिएगा आइसोजोनाइड, दोस्तों आइसोनियाजाइड, उसके बाद है रिफाम्पिसिन, उसके बाद है पैराजिनामाइड और दोस्तों इथाम्बुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कि दोस्तों छठा में है डॉट्स थेरेपी। दोस्तों टीबी में एक डॉट्स थेरेपी भी दिया जाता है उपचार में। इसका पूरा नाम है दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंतर्गत जो दोस्तों साथियों होता है इसके जो अंतर्गत होता है दोस्तों वो दवाइयाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है। दोस्तों इसमें होता यह है कि जो डॉट्स थेरेपी होता है इसमें दोस्तों दवाइयाँ जो है डायरेक्ट जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से वो देता है एक टीबी पेशेंट को, तो वही होता है डॉट्स थेरेपी। और दोस्तों बाद बाकी जो उपचार के लिए जो दवाइयाँ हैं ऊपर में है आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड और इथाम्बुटॉल और दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन और दोस्तों यहाँ पे डॉट्स थेरेपी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखें। अब सातवां में है दोस्तों यहाँ पे देखिए टीबी को रोकने हेतु सभी नवजात शिशुओं को BCG टीका अवश्य लगाना चाहिए।
जो दोस्तों टीबी का जो रोकने के हेतु जो बीसीजी है उसका टीका बच्चों में अवश्य लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। दोस्तों नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट जो देखते हैं, रोगी को शांत एवं आरामदायक वातावरण प्रदान करें। दोस्तों दूसरा है रोगी से मिलने वाली संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। जो दोस्तों रोगी के मिलने वाला संख्या है दूसरों के साथ न मिले, इसको नियंत्रित करना चाहिए। रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में ही रखना चाहिए। चौथा है रोगी को रोग फैलने के रोकने संबंधी शिक्षा देनी चाहिए। पाँचवा है रोगी को एकांत दोस्तों प्रदान करें। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं। छठा है दोस्तों कि रोगी के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसका उचित दोस्तों निस्तारण करें। उसके बाद है सातवां है रोगी को दी जाने वाली दवाओं का दुष्प्रभावों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों है किसी भी प्रकार की जटिलता या दुष्प्रभाव उत्पन्न होने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। उसके बाद है रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। 10वां है रोगी को कॉफिंग तथा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद है 11 नंबर रोगी को डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करें। और 12 नंबर है रोगी एवं उसके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दें। तो क्या चीज़ है, चलिए हम एक बार और देखते हैं। दोस्तों जो नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाएगा टीबी वाले पेशेंट को, वो क्या चीज़ होगा कि रोगी को शांत एवं आरामदायक वातावरण प्रदान करें। रोगी को मिलने वाले को संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, मतलब दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलने देना चाहिए ज़्यादा। रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में ही रखें। रोगी को फैलने से रोकने वाली शिक्षा दीजिए उसके अंदर। उसके बाद है रोगी को एकांत में मतलब रखें, अकेला रखें, आइसोलेशन वाला वार्ड में रखें। उसके बाद है रोगी को अपशिष्ट पदार्थों जो होता है उससे निकलने वाला उसको दोस्तों अच्छे से उसको निस्तारण कर दें, मतलब उसको दोस्तों कहीं पर निपटारा कर दें ताकि उससे दोस्तों और किसी को ना फैले। 7वां है रोगी को दी जाने वाली दवाओं का दोस्तों जो दुष्प्रभाव होगा उसको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। 8वां है रोगी को किसी प्रकार का दोस्तों जटिलता होता है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। 9वां है रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। 10वां है रोगी को कॉफिंग तथा जो डीप ब्रीथिंग है उसका एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें। 11 है रोगी को डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करें। 12 नंबर है रोगी एवं उसके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करें। तो ये सारी चीज़ें जो कि नर्स अपनी तरफ से करेगी एक टीबी वाले पेशेंट को। और सबसे जो चीज़ें हैं उपचार में आप लोग याद रखिएगा टीबी का दवाई दोस्तों इन आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजियामाइड, इथानबुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और डॉट्स थेरेपी और बीसीजी का टीका बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं उपचार में। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो एक नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के बीच में यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मानसिक उपचार है, मानसिक उपचार का दोस्तों वर्णन करना है। मनोरोग विज्ञान में उपचार की विधियाँ कौन कौन सी है, इसको अगर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, आपसे पूछेगा कि जो मनोरोग है उसमें कौन कौन से तरीके से मनोरोग का इलाज किया जाता है या दोस्तों मानसिक रोगों के उपचार में का वर्णन करें, तो ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है कि मनोरोग विज्ञान में उपचार का कौन कौन सा विधि है और या आप मानसिक रोगों को उपचार कैसे किया जाता है वर्णन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। मनोरोग का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। तो पहला है अस्पताल में भर्ती करना। दोस्तों जो पहला चीज़ें है कि अस्पताल में भर्ती करके दोस्तों मनोरोग का उपचार किया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन, रोगी को मानसिक रोगों की तीव्र एवं समय के अनुसार अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। दोस्तों जो मरीज है मानसिक रोग का, अगर वो तीव्र होता है जिसको दोस्तों हम लोग इमरजेंसी साइकेट्री कहते हैं, उस अवस्था में अगर पेशेंट ज़्यादा दोस्तों परेशान कर रहा है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया पहला। दूसरा है साइकोफार्मेकोलॉजी। दोस्तों साइकोफार्मेकोलॉजी में होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो साइकोफार्मेकोलॉजी है, साइकोफार्मेकोलॉजी में मानसिक रोगी के चिन्ह व लक्षण के अनुसार दवाइयाँ प्रदान की जाती है। दोस्तों साइकोफार्मेकोलॉजी का मतलब ही होता है कि मनो औषध विज्ञान। तो दोस्तों इसमें औषध मतलब दवाई के द्वारा जो ठीक किया जाएगा वही दोस्तों साइकोफार्मेकोलॉजी विधि है। इसमें होता क्या है कि मरीज के दोस्तों चिन्ह और लक्षण के अनुसार दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे दोस्तों मनोरोग रोधी दवाइयाँ, उसके बाद है अवसाद रोधी दवाइयाँ, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, उन्माद रोधी दवाइयाँ, मतलब दोस्तों जो मेनिया होता है, मेनिया वाला वो एंटी मेनिया मेडिसिन, तनाव रोधी मतलब दोस्तों स्ट्रेस जो होता है तनाव वो एंटी स्ट्रेस, निद्रा कारक रोधी दवाइयाँ। तो दोस्तों ये जो 5 तरीके हैं, ये दोस्तों 5 तरीका का जो होता है दवाइयाँ, ये दोस्तों साइकेट्री वाले पेशेंट को, मानसिक रोगी वाले पेशेंट को इस 5 तरह के दवाइयाँ से ठीक किया जाता है और यही दोस्तों होता है साइकोफार्मेकोलॉजी। तो ये चीज़ें हो गया दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि दोस्तों तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो होता है दोस्तों कि मनोरोग उपचार। दोस्तों इसमें जो होता है कि मनोरोग उपचार जो होता है साथियों, यहाँ पे देखिए साइकोथेरेपी एवं चिन्ह एवं लक्षण के अनुसार चिन्ह दिया जाता है। दोस्तों ये जो तीसरा है, तीसरा में होता यह है कि जो मनोरोग उपचार है साइकोथेरेपी इसमें दिया जाता है। कौन कौन सा है दोस्तों थेरेपी, तो दोस्तों है संज्ञात्मक चिकित्सा मतलब कॉग्निटिव थेरेपी जो कि हम लोग ये सब देख चुके हैं, वातावरण थेरेपी मतलब मिली थेरेपी, उसके बाद है बिहेवियर थेरेपी और दोस्तों चौथा है व्यवसायिक चिकित्सा मतलब
वोकेशनल थेरेपी, पाँचवा है समूह चिकित्सा मतलब ग्रुप थेरेपी, और छठा है दोस्तों संगीत चिकित्सा मतलब म्यूजिक थेरेपी। दोस्तों इसमें होता क्या है संगीत चिकित्सा में कि जो पेशेंट दोस्तों मानसिक रूप से प्रॉब्लम है उसको दोस्तों म्यूजिक थेरेपी मतलब उसे संगीत गाकर दोस्तों क्या किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि ये तीसरा है मनोउपचार। तो अभी हम लोग दोस्तों 3 तरीका देख लिए कि इस 3 तरीका से जो दोस्तों है वो रोग को ठीक किया जा सकता है। सो फ्रेंड आपसे पूछा जाएगा तो आप ये तीसरा में मनोरोगोपचार मतलब साइकोथेरेपी, तो ये आप थेरेपी लिख दीजिएगा। तो ये थेरेपी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा थेरेपी में कि कौन कौन सा थेरेपी है, तो थेरेपी के बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये तीसरा जो थेरेपी होगा वो दोस्तों साइकोथेरेपी करके ठीक किया जाएगा। और चौथा और दोस्तों जो आखिरी है शारीरिक चिकित्सा मतलब फिजिकल थेरेपी। इसके अंतर्गत दोस्तों इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब दोस्तों जो ECT होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जो दोस्तों वो प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है कि फिजिकल थेरेपी मतलब आपके शारीरिक जो थेरेपी होता है उस पर इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें ECT किया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किया जाता है। तो ये चौथा है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी विधि है जो कि मनोरोग वाले पेशेंट को सही करने का विधि है। तो पहला है अस्पताल में भर्ती करना हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरा है साइकोफार्मेकोलॉजी मतलब इसमें दवाई को द्वारा चिन्ह और लक्षण पता लगा के दवाइयों के द्वारा इसमें ठीक किया जाता है। और तीसरा जो विधि है मनोरोगोपचार मतलब साइकोथेरेपी। और जो चौथा है फिजिकल थेरेपी मतलब शारीरिक चिकित्सा जिसमें ECT द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी द्वारा। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, और ये तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर में पूछेगा। अगर पूछेगा तो आप लोग को ध्यान में रखना है TB वाले का दोस्तों उपचार में दवाई का नाम, कुछ दवाइयाँ का नाम जरूर याद रखिएगा। जो इसमें से दोस्तों ईजी लगे उसको याद रखिए, जैसे दोस्तों आइसोनेजाइड, रिपाम्पसिन, पैराजिनामाइड, इथानबुटॉल और दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको डॉट्स थेरेपी और TB को रोकने के लिए शिशु में BCG का टीका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।